बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आज आपका पेपर भी लगा हुआ है आपका थर्ड मीटिंग में। आज आपका जो है 10 जनवरी है। आज आपका MGQVP का जो पेपर लगा हुआ है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 80 से लेकर के 90% पेपर इसी क्योंकि सोल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। अन्य कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आपको जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है पूरा का पूरा पेपर ही फंस जाए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पिछले 3 वर्षों के MGQP के जो भी पेपर हुए हैं उन सभी प्रश्नों को उठाकर आज की हम क्लास करा रहे हैं। ये क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख कर ही अपना पेपर देने जाएंगे, क्योंकि पेपर में यही सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, वैसे सभी विद्यार्थी एग्जाम से पहले पहले इस क्लास के सभी प्रश्नों को देख ले। पेपर आपका बच्चों हिंदी गद्य का है, जो कि हिंदी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का आपका आयोजित होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। इसमें टोटल बच्चों जो 5 आपके क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और सेक्शन आपका जो ए रहेगा 10 नंबर जो है इसमें आपके मिलेंगे। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म कब और कहाँ हुआ। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद जी के किन्हीं 2 नाटक के आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म के बारे में जान लीजिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्बही गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का जो नाम था अजायब राय था, और उनका जो है मूल जो नाम था धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, और बाद में प्रेमचंद के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए। यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो जो है 8 अक्टूबर 1936 को जो इनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ से इनके जो है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक की यदि हम बात करें तो इनके जो प्रमुख जो नाटक है बच्चों चंद्रगुप्त है और जो है स्कंदगुप्त है, जो ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इसके अलावा और भी इनके कुछ नाटक हैं, जैसे कि ध्रुव स्वामी जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, अजात शत्रु है, राजश्री है। ये भी जो है प्रसिद्ध इनके नाटक है जो भारतीय कल्चर और इतिहास को जो है दर्शाते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों के आपको नाम लिखना है। उसके बाद है आत्मकथा को परिभाषित आपको करना है। तो मुंशी प्रेमचंद के हम प्रसिद्ध उपन्यासों की हम बात करें तो गोदान, गबन इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं, और इसमें जो है निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, ये सब इसमें जो है शामिल है। तो इनके हम उपन्यासों के हम थोड़ा सा चर्चा करें, जैसे कि निर्मला जो उपन्यास बच्चों ये जो है दहेज पर था और जो है अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। रंगभूमि की हम बात करें तो इसमें जो है किसानों शोषण के खिलाफ जो है संघर्ष को इसमें चित्रित किया है प्रेमचंद जी ने। उसके बाद है सेवा सदन, ये जो है समाज के निम्न वर्ग, वैश्यावृत्ति जैसी समस्याओं पर केंद्रित है। उसके बाद है कर्मभूमि, जो अछूतों के अधिकारों और राजनीतिक जो आंदोलन है उसको ये दर्शाती है। अगला भी इसमें क्वेश्चन है बच्चों कि आत्मकथा किसे कहते हैं और जीवनी किसे कहते हैं, तो उनके बीच में अंतर क्या है ये हम यहाँ से समझेंगे। तो आत्मकथा क्या है बच्चों? आत्मकथा जो है स्वयं लिखी अपनी जीवन को हम आत्मकथा कहते हैं। मतलब जो है आप अपने जीवन के बारे में आप स्वयं लिख दो तो आत्मकथा कहलाती है। अर्थात जब कोई लेखक या फिर कोई साहित्यकार या फिर अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक एवं जो है साहित्यिक तरीके से स्वयं अपनी जीवनी जो है लिखता है तो उसको भी हम आत्मकथा कहते हैं। मतलब अपनी जीवनी जो इतिहासकार या फिर कोई लेखक या फिर कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिखता है या फिर अपनी जीवनी जो लिखता है उसी को हम जो है आत्मकथा कहते हैं। जबकि जीवनी क्या है बच्चों? जीवनी क्या है? जीवनी जो है इसके विपरीत है। जीवनी में जो है जो कि आत्मकथा से थोड़ी सी भिन्न है। इसमें जो है दूसरा व्यक्ति आपके जीवन के बारे में लिखता है। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। और आत्मकथा जो है लेखक की अपनी कथा होती है, जबकि जीवनी क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है। अर्थात व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का लिखा गया जो है वर्णन जीवनी है। जीवनी जो है लेखक को आत्मकथा लेखक से अधिक सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि आत्मकथा की चूक को केवल लेखक ही पकड़ सकता है भी पकड़ पाता है, जबकि जीवनी की चूक को जो है बहुत से लोग जो है जान जाते हैं। इनके बीच में हम अंतर की बात करें, जैसे कि जीवनी में रचनाकार नायक जो है
अलग अलग व्यक्ति होता है बच्चों। जीवनी जो होती है बच्चों, इसमें क्या है, कोई जो है आपके बारे में, जीवन के बारे में कोई दूसरा जब व्यक्ति लिखता है तो उसको हम जीवनी कहते हैं। तो इसमें जो है रचनाकार और जो नायक होता है वो अलग अलग होते हैं। जबकि आत्मकथा क्या है, आत्मकथा जो है लिखने वाला भी व्यक्ति वही है और जिसके बारे में लिखा गया है वो भी वही व्यक्ति है। ठीक है, मतलब जो है आत्मकथा में रचनाकार नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है। उसके बाद अगला जो अंतर है, जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है, लेकिन आत्मकथा लेखक के जो है, लेखक के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना आवश्यक इसमें होता है। उसके बाद है जीवनी जो होती है बच्चों, दूसरे व्यक्ति की आत्मकथा होती है या फिर जीवन कथा होती है, जबकि आत्मकथा क्या है, अपने ही जीवन की कहानी होती है। तो इस तरह से इसके बीच में अंतर आपको लिखना है। अब यहाँ से इसमें जो अगला क्वेश्चन आपका है कि पाठ्यक्रम में संकलित, आपके पाठ्यक्रम जो है इसमें संकलित किन्हीं 2 निबंधों के आपको नाम लिखना है बच्चों। उसके बाद है यात्रा वृत्तांत से आपका क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। उसके बाद है कहानी को जो है परिभाषित आपको करना है। तो देखो बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में जो भी आपका जो सिलेबस है मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसमें हो सकता है उपन्यास पूछ ले या फिर कहानी पूछ ले। पाठ्यक्रम में जो भी आपके संकलित हैं 1-2 कहानियाँ पूछ ले। तो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में एक आपका उपन्यास है झांसी की रानी, जो कि वीरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है। यदि हम कहानियों की बात करें तो आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि पंच परमेश्वर जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, पाजेब जो कि जैनेन के द्वारा लिखी गई है, गैगरिन जो कि आगे के द्वारा लिखी गई है, पर्दा कहानी जो कि यशपाल के द्वारा लिखी गई है, और तीसरी कसम फरेसर रड़ू के द्वारा लिखी गई है, पिता कहानी जो कि ज्ञान रंजन जी की है। उसके बाद यदि हम नाटक की बात करें, एकाकी की बात करें, तो आपके पाठ्यक्रम में एक आपका नाटक है जो कि ध्रुव स्वामी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यदि हम एकाकी की बात करें तो दीपदान जो कि राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी का स्वागत जो कि उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। वही यदि हम हिंदी निबंध की बात करें आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है, तो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंद्र हरिचंद जी के द्वारा लिखा गया है। मित्रता जो निबंध है बच्चों, ये शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। फिर है अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। उत्तरा फगुनी के आसपास जो कि कुबेरनाथ के द्वारा लिखा गया है। फिर है तुम चंदन हम पानी जो कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के द्वारा ये लिखा गया है, ये निबंध है। वही यदि हम रेखा चित्र की बात करें तो गिल्लू जो कि लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। संस्मरण की बात करें तो 30 वर्ष का साथी जो कि राम विलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। जीवनी अंश हम बात करें तो कलम का सिपाही जो कि अमृत राय के द्वारा लिखा गया, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। रिपोर्टाज की बात करें तो ऋण जल धन जल जो कि फरेसर रेणु के द्वारा लिखा गया है। वही यदि हम व्यंग की बात करें तो भोला राम का जीव जो कि हरशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का व्यंग है। वही यदि हम अन्य गद्य विधाओं की बात करें जैसे कि यात्रा वृत्तांत, तो मेरी तिब्बत यात्रा जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, राहुल संकीर्तियान के द्वारा लिखा गया है। डायरी की बात करें तो एक लेखक की डायरी जो कि मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। इंटरव्यू मैं इनसे जो है मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये है। वही यदि हम आत्मकथा अंश की बात करें तो आत्मकथा आपके पाठ्यक्रम में जूठन है, आत्मकथा जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। तो इसका बताने का मतलब मेरा बच्चों यही है कि हो सकता है इसमें से पूछ ले कि जो है संस्मरण आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है उसका नाम लिखिए, उसके लेखक कौन है। वे पूछ ले कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित किन्हीं 2 निबंधों का नाम लिखिए, उसके लेखक बताइए। इसीलिए मैंने जो है सारा सिलेबस आपके सामने रखा। अब अगला इसमें क्वेश्चन देखो कि यात्रा वृत्तांत क्या है। तो यात्रा वृत्तांत जो है वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें लेखक जो है अपने यात्रा के दौरान, मतलब जो है मान लो कहीं लेखक घूमने गया है तो यात्रा के दौरान जो उसने अनुभव किया, जो वहाँ पर स्थान देखे, वहाँ के जो लोग देखे, उनका जो जीवन पद्धति देखा, तो उसको जो है कलात्मक रूप से अभी ऐसे कह सकते हैं उसका वर्णन करता है। या फिर इसका जो उद्देश्य होता है यात्रा वृत्तांत, इसका उद्देश्य जो है पाठक को मनोरंजन प्रदान करना होता है और उन्हें जो है यात्रा के आनंद ज्ञान से जो है परिचित कराना होता है। इसमें यात्रा के दौरान लेखक के विचारों, भावनाओं, अनुभव को जो इसमें शामिल किया जाता है, इसी को हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। मतलब जो है लेखक का यात्रा के दौरान जो अनुभव किया जाता है, वही जब जो कोई लेखक होता है, साहित्यकार होता है, उसको जब लिखता है उसी को हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा के दौरान जो भी जानकारी या फिर जो उस अनुभव करता है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन इसमें है, भारतेंद्र हरिचंद जी का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी जो कि काशी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ।
उन्हें जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक जो है माना जाता है। इनके तो हम कह सकते हो पिता की बात करें तो गोपाल चंद्र इनके पिता का नाम था। इनकी मृत्यु जो है बच्चों 6 जनवरी 1885 को वाराणसी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। फिर यहाँ से सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया है। इसमें हम बात करें तो इसमें टोटल आपको बच्चों जो है इसमें 8 आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बच्चों, एक इसकी जो है मैंने मॉडल पेपर ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, मैंने इसकी चैप्टर्स क्लासेस भी करा रखी हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में लिंक दे दूंगा। एक जो मैंने इसका मॉडल पेपर ऑलरेडी सोल्व किया उसको जरूर एक बार आपको वॉच कर लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर जो है कवर हो जाएगा। चलेगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है कि एमजीक्यूपी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण, इसमें भी पेपर नहीं हुआ है। पहला इसमें क्वेश्चन है कि रक्त कमल जो नाटक है बच्चों, इसकी कथा वस्तु पर आपको विचार करना है। उसके बाद है अशोक के फूल जो निबंध है बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको लिखना है, इसकी विशेषताएं। फिर है कहानी क्या होती है बच्चों, कहानी के तत्वों पर भी आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद दीपदान जो एकाकी है, इसकी जो प्रमुख स्त्री पात्र है पन्नाधाय माँ, इसका चित्र आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों रक्त कमल जो कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा एक प्रतीकात्मक हिंदी नाटक है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, क्रांति की भावना को जो है दर्शाता है, जिसमें रक्त और कमल मतलब जो है क्रांति का ये प्रतीक है, जिसके माध्यम से एक क्रांतिकारी पात्र कलम के विचारों, सामाजिक जो है बदलाव की इच्छा को चित्रित किया है। यह नाटक जो है महानगरीय जीवन की विसंगतियों और शोषित वर्ग के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, जिसे राजकमल प्रकाशन ने जो प्रकाशित किया। यह जो है डॉक्टर लाल के कई महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है, जैसे कि अंधा कुआं, सूखा, सवेरा, इन्हीं नाटकों में से एक जो है माना जाता है। यदि हम संक्षेप में कहें तो रक्त कमल सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि क्रांति, स्वतंत्रता, सामाजिक बदलाव की इच्छा को व्यक्त करने वाला एक सशक्त प्रतीकात्मक नाटक है, जो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के नाट्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से बच्चों अशोक के फूल जो कि एक निबंध है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है अशोक के फूल के माध्यम से भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जो कल्चर है, उसका इसमें जो वर्णन किया गया है। लेखक के अनुसार अशोक का फूल प्राचीन सामंती सभ्यता, संस्कृत का प्रतीक है, जो धीरे धीरे उपेक्षित हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है। और निबंध में यह भी दर्शाया गया है कि किस तरह मानवीय जीवन इन फूलों की तरह कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन जीवन शक्ति के कारण फिर भी खड़ा हो जाता है और आशावादी जो है बना रहता है। इस हम निबंध को हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझे तो जो है सामाजिक प्रतीक, तो अशोक का जो फूल है प्राचीन भारत की उस भव्य सामंती सभ्यता का प्रतीक है, जो अब नहीं रही है। फिर है मानव जीवन का प्रतीक, तो निबंध में जो है मानव की जीवनी शक्ति को जो है अशोक के पेड़ से जोड़ा गया है, जो कठिनाइयों के बाद भी दोबारा हरियाली फूल जो है पैदा करता है। उसके बाद है अतीत और जो है वर्तमान का संघर्ष, तो लेखक ने अतीत के गौरवशाली क्षणों की याद दिलाते हुए समय के साथ बदलती हुई मनोवृत्ति के कारण कई परंपराएं उपेक्षित हो गई हैं, लेकिन अशोक का फूल अपनी पुरानी शान से आज भी मौजूद है। फिर इसमें आशा और जो निराशा, तो निबंध में जो है जीवन की नासुरता और क्षंगभोरता का भी इसमें जो है वर्णन किया गया है, जो लेखक को अशोक के फूल को देखकर उदास कर देता है, लेकिन फिर भी उसमें आशा का जो है भाव बना रहता है। यदि हम संक्षेप में कहें तो ये जो निबंध है बच्चों, ये संदेश देता है कि जीवन क्या है, निरंतर जो है परिवर्तनशील है। जीवन में जो है हो सकता है आज जो है कठिनाई का समय है, कुछ समय के बाद जो है अच्छा समय आएगा। तो जीवन क्या है, निरंतर एक परिवर्तनशील होता है, और हमें जो है अतीत की अच्छी बातों को जो है याद करना चाहिए, और लेकिन जो है समय के साथ आए बदलाव को भी हमको स्वीकार करते हुए अशोक के फूल की तरह हर हाल में प्रसन्न आशावादी बने रहना चाहिए। ये हमको जो है संदेश देता है निबंध। अब यहाँ से बच्चों कहानी क्या है, कहानी के तत्वों का भी उल्लेख कीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो कहानी की परिभाषा यदि हम बात करें तो कहानी जो है गद्य की कथात्मक जो है विधि है। यहाँ से फिर एलेनपो ने कहानी की परिभाषा
इस प्रकार दी है कि कहानी एक ऐसा जो है आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो, इसी को हम कहानी कहते हैं। मतलब एक ही जो है बैठक में पढ़ा जा सके। उसके बाद कहानी जो है वास्तविक जीवन की ऐसी जो है काल्पनिक कथा है दो जो छोटी होते हुए भी पूर्ण और जो सुसंगत होती है, उसी को हम कहानी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि कहानी में जो है मानव जीवन की किसी एक घटना अथवा जो व्यक्ति की किसी एक पक्ष का मनोरम चित्रण रहता है और इसका उद्देश्य केवल एक ही प्रभाव को उत्पन्न करना होता है। यहाँ से हम कहानी के तत्वों की बात करें तो कहानी के 6 प्रमुख तत्व होते हैं बच्चों। एक होता है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण या फिर पात्र, फिर है योजना, उसके बाद है वातावरण, भाषा, फिर उद्देश्य। इसके जो है तत्व है। अगला इसमें क्वेश्चन बच्चों कि आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है दीपदान जो कि एकाकी है, जो कि राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें जो पन्ना धाय माँ है इसका क्या चरित्र चित्रण है आपको बताना है। तो इसमें जो है पन्ना धाय अपने स्वामी भक्त कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है। एकाकी की कहानी मेवाड़ के इतिहास पर आधारित है, जहां बनवीर महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद सत्ता हथियाने और उदय सिंह की हत्या करने की कोशिश करता है। पन्ना धाय उदय सिंह को बचाने के लिए चंदन को जो है उदय के बिस्तर पर जो है सुला देती है और बनवीर के हाथों से जो उसकी हत्या होने देती है, जो देश और राजा के प्रति पन्ना के त्याग कर्तव्य को जो है दर्शाती है ये। तो इसकी यदि हम बात करें एकाकी की, जो एकाकी है, ठीक है, चलिए ये जो बच्चों एकाकी है आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है दीपदान, तो दीपदान जो बच्चों एकाकी है इसके हम सारांश की बात करें, हो सकता है आपके एग्जाम में इसका सारांश पूछ ले। तो सबसे पहले ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि, तो यह जो एकाकी है चित्तौड़ के इतिहास पर आधारित है, जहां महाराणा संग्राम सिंह के बाद उनके भाई जो कि पृथ्वी सिंह बनवीर सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर है षड्यंत्र रचते हैं। बनवीर ने सबसे पहले विक्रमादित्य की हत्या कर दी और अब वह जो है महाराणा के उत्तराधिकारी उदय सिंह को भी जो है मारना चाहता है। पन्ना धाय की जो इसमें भूमिका है उदय सिंह की जो है देखभाल करना इसका काम रहता है, और पन्ना धाय बनवीर के षड्यंत्र को जो है समझ जाती है और उदय सिंह की रक्षा का जो है निर्णय लेती है। उसके बाद है त्याग और जो है क्षण, त्याग का क्षण। तो पन्ना धाय अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है और कह सकते हो उदय सिंह को अलग कर देती है, और चंदन को जो है उदय सिंह समझकर जो है बनवीर जो है उसकी हत्या कर देता है। और फिर देशभक्ति का संदेश, तो पन्ना धाय के इस बलिदान से यह संदेश मिलता है कि देशभक्ति कर्तव्य पालन जो है पुत्र प्रेम से भी बढ़कर है, और वह अपने जो है घर के दीपक मतलब चंदन का दान अपने राष्ट्र के दीपक मतलब उदय सिंह को बचाने के लिए कर देती है। तो इस तरह से इस कहानी को आपको लिखना है। अगला इसमें क्वेश्चन है उपन्यास के तत्वों पर आपको विचार करना है बच्चों। तो यहाँ से हम उपन्यास के बारे में समझेंगे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उपन्यास का उद्भव एवं विकास, तो इसका यहाँ से समझ लीजिए। तो उपन्यास क्या है बच्चों, उपन्यास्ते इति उपन्यास मतलब जो है उपन्यास्ते इति उपन्यास का मतलब होता है जो सामने रखा जाए, वो क्या है उपन्यास। अब क्या सामने रखा जाए बच्चों, पहली बात तो उपन्यास का एक ऐतिहासिक जो है विधा है, मतलब इतिहास में ऐसी घटना जिसको हम कह सकते हो इस तरह से उसको हम प्रस्तुत करें या फिर इस तरह से हम संजोकर आपके सामने रखें जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति क्या है उसको पढ़े और प्रसन्न हो जाए, उसी को हम उपन्यास कहते हैं। वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि उपन्यास्ते इति उपन्यास, उपन्यास्ते इति उपन्यास अर्थात सामने रखा जाए वह उपन्यास है। अतः उपन्यास शब्द का अर्थ है कि सामने रखना। उपन्यास प्रसादम अर्थात जो किसी वस्तु को इस प्रकार का संजोकर रखना जिससे दूसरे उसे देखकर प्रसन्न हो, इसी को उपन्यास कहते हैं। किंतु जो है आधुनिक संदर्भ में हिंदी का जो उपन्यास शब्द है ये जो है नोवेल शब्द का हिंदी रूपांतर पर्यायवाची बन गया है तथा उपन्यास के लिए संस्कृत में नवल शब्द का प्रयोग हुआ। अतः जो कह सकते हैं कि अंग्रेजी का जो
नोवेल शब्द है कहीं संस्कृत के नवल शब्द से तो उत्प्रेरित ना हुआ हो, वैसे भी अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों से प्रभावित हैं या फिर उसी से जो है जन्मे हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। अब इसकी हम परिभाषा की बच्चों बात करें उपन्यास की, तो बहुत सारे विद्वान हैं जो कि इसकी परिभाषा को स्पष्ट किए हैं। जैसे कि सुप्रसिद्ध जो कि विद्वान हैं H.G. वेल्स जी, ये कहते हैं ये जो है उपन्यास को केवल एक मनोरंजन मात्र का साधन ही मानते हैं। हो सकता है उस समय जब मनोरंजन की शुरुआत हुई इसकी उपन्यास की, तो हो सकता है उस समय लोग जो है मनोरंजन के लिए इसको पढ़ते हों, तो ये केवल जो है इसको उपन्यास को एक मनोरंजन मात्र ही मानते हैं। और भी विद्वान हैं जो कि भागीरथ मिश्र जी ये कहते हैं कि युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला जो गद्य होता है ये उपन्यास कहलाता है। अगली परिभाषा श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की जो काल्पनिक कथा होती है उपन्यास है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। आधुनिक युग में उपन्यास एक सर्वाधिक जो प्रचलित विधा है या आधुनिक युग का महाकाव्य बन गया है, जिसमें जीवन की संपूर्ण झांकी सरस रूप में प्रस्तुत की जाती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से उपन्यास के प्रमुख तत्वों की बात करें तो इसमें जो है कथा वस्तु, तो यह जो है घटनाओं का वह क्रम है जो कहानी को आगे बढ़ाता है, और इसमें जो है आरंभ, विकास और जो अंत इसमें होता है। उसके बाद है पात्र या फिर चरित्र, वे व्यक्ति होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं या फिर कहानी में भाग लेते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है संवाद, तो पात्रों के बीच की जो बातचीत होती है जो कहानी आगे बढ़ती है इसी को हम संवाद कहते हैं। उसके बाद है देशकाल, मतलब कहानी का समय क्या है, स्थान क्या है, सामाजिक भौतिक माहौल क्या है, इस घटनाओं से प्रभावित है। उसके बाद है भाषा शैली, तो लेखक की लेखन की विशिष्ट तरीका, भाषा का चुनाव, लहजा जो पाठक पर जो प्रभाव डालता है और सरल और जो है सहज होनी चाहिए। उसके बाद है उद्देश्य, तो मतलब उपन्यास का केंद्रीय विचार क्या है, उसका संदेश क्या, उपन्यास का संदेश देना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद है दृष्टिकोण, तो कहानी जो किस नज़रिए से जो है कही जा रही है, इसको हम दृष्टिकोण कहते हैं। तो ये सभी तत्व क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर जो उपन्यास को एक पूर्ण और जो प्रभावशाली कृति, मतलब जो है कह सकते हैं कृति बनाते हैं। अब अगला इसमें क्वेश्चन देखिएगा, महाभोज उपन्यास के कथानक पर आपको प्रकाश डालना है। देखो बच्चों, में कोई भी इसमें क्वेश्चन ज़्यादा विस्तार से समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। इसकी यदि आप बहुत ही विस्तृत में क्लासेस देखना चाह रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। इसकी चैप्टर्स क्लासेज जो मैंने कराई है बहुत ही विधिवत में हर एक क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया है। दूसरा भी क्वेश्चन इसमें है, प्रेमचंद की कहानी कला को पर आपको प्रकाश डालना है। फिर रेखा चित्र संस्मरण को आपको जो परिभाषित आपको करना है। तो सबसे पहले जो कि महाभोज जो कि उपन्यास है बच्चों, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है 1979 में। यह जो है आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति, पारदर्शी और अपराध राजनीति के गठजोड़ को उजागर करता है, जिसका कथानक सरोह गांव में दलित युवक जो कि बीसू की हत्या के इर्द गिर्द जो है ये कह सकते उपन्यास घूमता है, जिसने जो है गांव के जमींदारों के अत्याचारों के सबूत इकट्ठे किए थे। उपन्यास जो है दिखाता है कि कैसे जो है सत्ताधारी, पुलिस, मीडिया बीसू की जो है हत्या को अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे न्याय जो है दब जाता है। और यह जो दिखाता है कि कैसे राजनीतिक अवसरवादिता, भ्रष्टाचार लोकतंत्र को खोखला करते हैं, और जहाँ जो है एक मानवीय दृष्टि भी महाभोज मतलब एक तरह का भोज बन जाती है। इस तरह से आपको इसका सारांश आपको लिखना है बच्चों। फिर है संस्मरण क्या है और रेखा चित्र क्या है, इसको आपको समझना है। तो संस्मरण क्या है बच्चों, तो ये जो है स्मृति के आधार पर, स्मृति मतलब होता है मेमोरी के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखा गया जो लेख होता है उसी को भैया हम संस्मरण कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। और यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत जो है आता है, मतलब कोई जब यात्री यात्रा करके लौट के आता है तो उसको याद करके अपनी मेमोरी का उपयोग करके जो लिखता है, यही आपका संस्मरण है। चलिए, और भी यहाँ से आगे लिखा हुआ है कि संस्मरण को हम साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति भी जो है माना जा सकता है।
ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध भी जो है कहा जा सकता है। मोटे तौर पर संस्मरणों को स्वविशेषता के तहत लिया जा सकता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर है। आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवनी का वर्णन करना होता है। इसमें कहानी का मुख्य पात्र केवल जो है लेखक स्वयं होता है। लेखक का दृष्टिकोण जो है भिन्न होता है। इसके बीच में अंतर की हम बात करें संस्मरण और जो है रेखा चित्र की, तो संस्मरण, रेखा चित्र और जो है आत्मचरित्र, इन तीनों एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ जाके मिलती है, कहाँ अलग होती है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है। और फिर यहाँ से लिखा हुआ है कि संस्मरण जो है रेखा चित्र भी मिलते हैं और जो है रेखा चित्रात्मक संस्मरण भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि महादेवी वर्मा के जो गद्य लेखन में कभी कभी यह जो है नियत करना कभी कठिन होता है कि उनकी जो अमोघ रचना है रेखा चित्र है कि संस्मरण है, या फिर दोनों में अंतर क्या है, ये करना काफ़ी कठिन होता है। रेखा चित्र में जहाँ चित्र का महत्व अधिक होता है और संस्मरण में जो है मेमोरी का महत्व अधिक होता है, स्मृति का महत्व अधिक होता है। और संस्मरण में जो है अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, जबकि रेखा चित्र में जो अतीत की जो अनिवार्यता है इसमें नहीं है। और संस्मरण जो है लेखक निजी संबंधों एवं अनुभव को जो है आधार बनाती है, वही रेखा चित्र जो है इसमें जो ऐसे आधार की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे इसके बीच में अंतर। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया है। इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। यहाँ से मैं चारों करा दूंगा। पहला इसमें क्वेश्चन की कहानी तत्वों के आधार पर पंच परमेश्वर जो कहानी बच्चों, और जो है जो तीसरी कसम कहानी है, दिन दोनों की आपको समीक्षा करना है। फिर अशोक के फूल, तुम चंदन हम पानी, इन दोनों निबंध की आपको जो है मूल्यांकन करना है। इसमें 4 क्वेश्चन आपके हो गए दो मिला के। तो सबसे पहले तीसरी कसम जो कहानी है बच्चों, यह जो है फारेसर रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसमें जो है एक हीरामन जो कि कह सकते हो बैलगाड़ी चालक है, जो कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है। इसमें जो है हीराबाई है जो कि नौटंकी करने वाली है। इसी कहानी इन्हीं के दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। तीसरी कसम बच्चों, इसकी मूवी भी यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इसमें जो है जो हीरामन है इसमें 3 कसम खाता है। ठीक है। तो पहली कसम हीरामन के जीवन से जुड़ी है, जब वह चौरायन और स्मगलिंग की घटना में जो है फंस जाता है। एक बार क्या होता है बच्चों इस कहानी में कि जो हीरामन है, एक जो कि शेड का थोड़ा सा सामान जो स्मगलिंग का था उसको इस स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा होता है रात को, तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ लेती है। ठीक है। तो वहाँ पर किसी तरह से हीरामन जो है अपने बैलों को खोल देता है, अपनी बैलगाड़ी, और बैलों को लेके भाग जाता है रात बिरात। तो वहाँ से किसी तरह से अपनी जान छुड़ाता है। फिर वहाँ पर कसम खाता है आकर कि आज के बाद हम कोई भी स्मगलिंग अभी कोई भी इस तरह का हम काम नहीं करेंगे, इस तरह से अपने जो हम कोई भी सामान नहीं ढोएंगे स्मगलिंग का। या जो है प्रसंग उसके भोलेपन परिस्थितियों से जो है मजबूरी में जो है जुड़ने की झलक प्रस्तुत करता है। दूसरी कहानी उस समय की है जब वह अपनी बैलगाड़ी पर बांस लाद कर ले जा रहा है और उसकी पिटाई होती है। ठीक है। एक बार क्या है इसने बांस की लादनी लादी और उसकी पिटाई हो जाती है। ठीक है। और ये जो है दोनों घटनाएं हीरामन के जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। तीसरी जो इसमें कसम है बच्चों, ये मुख्य कथा बहुत ही अत्यंत जो है ये मार्मिक है। इसमें जो है हीरामन नौटंकी कंपनी की जो नायिका है हीराबाई को अपनी गाड़ी पर बैठाकर मेले तक ले जाता है, और इस सफर में उसके मन में हीराबाई के प्रति सहज निर्मल एक तरफा जो है प्रेम हो जाता है, पनपता है। परंतु जब मेले में हीराबाई को समाज की तिरस्कारतापूर्ण दृष्टि और उसकी व्यवस्था जब सामने आती है तो हीरामन का हृदय जो है टूट जाता है। वह वियोग और पीड़ा को सह नहीं पाता है और अंततः लास्ट में तीसरी कसम खाता है कि अब वह कभी भी नौटंकी कंपनी की औरत को अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाएगा। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है। फिर बच्चों पंच परमेश्वर कहानी, यह भी कहानी मैंने करा रखी है चैप्टर क्लासों में, बहुत ही विद्युत में समझाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी समझ लीजिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म अभी मैंने आपको बताया था कि इनका जो मूल नाम था धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस में लमही नामक एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था बच्चों। ठीक है।
अब पंच परमेश्वर कहानी क्या है इसको समझ लीजिए। यह कहानी जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की जो मौसी, इसके बीच हुए मतभेदों के इर्द गिर्द जो है घूमती है। जुम्मन ने अपनी मौसी को जो है बहला फुसला कर उसकी जो ज़मीन थी अपने नाम करवा ली, और फिर जो है मौसी के प्रति उसका जो प्रेम था वो आदर सत्कार धरा का धरा रह गया। पहले क्या जुम्मन ने कहा अपने मौसी को कि हम जो है आपकी सेवा करेंगे, अपनी जो है ज़मीन की जो है लिखवाने के लिए इसने कहा। तो जब ज़मीन जब तक नहीं लिखाई गई तब तक जो है मौसी का काफ़ी देखभाल करता था, उसकी सेवा करता था, और जैसे ही रजिस्ट्री हो गई तो जो है उसका जो भी कह सकते हो आदर जो सत्कार था धरा का धरा रह गया। मौसी इस मामले को पंचायत में ले जाती है, और जहाँ जो है पंच के रूप में मौसी ने जो है अलगू को जो है चुना। जुम्मन और अलगू जो कि बचपन के पक्के मित्र थे, फिर भी अलगू ने सच का साथ दिया और जुम्मन के पक्ष में जो है जुम्मन के विपक्ष में फैसला सुनाया। तो जुम्मन उसका जो है शत्रु बन गया, और कुछ जो है दिनों के पश्चात अलगू ने किसी मामले में जुम्मन को जो है फैसला सुनाता है, और जुम्मन ने जो है न्याय का साथ देते हुए अलगू के पक्ष में फैसला सुनाया। तो दोनों के हृदय का जो मैल था आंसू से जो है धुल गया। यह कहानी जो है प्रेमचंद की पहली कहानी है। इसमें प्रेमचंद ने नारी सशक्तिकरण की अलख जगाने की जो है सफल कोशिश की है। ठीक है, तो इस जो है जो ये आपकी कह सकते हो कहानी है पंच परमेश्वर, इसको मैंने जो है करा रखी है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर इस कहानी को बहुत ही विधिवत तरीके से आप इसका जो है वर्णन आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो कहानी है इसे के इर्द गिर्द जो है घूमती है। चलेगा अगला क्वेश्चन पे देखो, जो कि विद्यानिवास मिश्र के द्वारा इनका जो निबंध है तुम चंदन हम पानी, ये जो है आत्मसमर्पण और सेवा भाव पर आधारित है, जहाँ वे चंदन और पानी के प्रतीक के माध्यम से बताते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सेवा और समर्पण के द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को प्रकट करना चाहिए। निबंध में जो है यह भी बताया गया है कि कैसे जो है चंदन पानी के संपर्क में आकर सुगंध जो है बिखेरता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी दूसरों की सेवा और समर्पण से अपनी महानता साबित करनी चाहिए। यह निबंध मानवीय मूल्यों की परख, समकालीन प्रासंगिकता को भी जो है दर्शाता है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है पर्दा कहानी, जो कि यशपाल के द्वारा लिखी गई है, इसको भी समझ लीजिए। यशपाल के द्वारा लिखी पर्दा कहानी मध्यवर्गीय समाज की विडंबनाओं, झूठी प्रतिष्ठा, आर्थिक तंगी के यथार्थ चित्रण पर आधारित एक सशक्त सामाजिक व्यंग्य है। इस कहानी की समीक्षा मुख्य बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। तो इसका जो है मुख्य विषय उद्देश्य क्या है कहानी का, तो कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के उस जो है तबके की मानसिकता को उजागर करना है जो अपनी गरीबी अभाव को दुनिया से छिपाकर अपनी झूठी शान शौकत को और पारंपरिक मान सम्मान बनाए रखने की कोशिश करता है। पर्दा यह केवल जो है शाब्दिक अर्थ में नहीं बल्कि घर की आबरू, खानदानी इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा का ये प्रतीक है। ये भी बच्चों जो पर्दा आपकी कहानी है, ये भी कहानी मैंने करा रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसको मुख्य बिंदुओं से इसके हम इसके सारांश को समझेंगे। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है इसमें वो है चौधरी पीर बख्श, जो कि एक प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुकात जो है रखता है, जिसके दादा जो है दरोगा और परदादा जो है तहसीलदार थे। अब जो है परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन जो है वे अपनी पुरानी सफ़ेद पोशी मतलब सम्मानजनक स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। घर की माली हालत इतनी खराब है कि घर का पर्दा भी तार तार हो चुका है, लेकिन चौधरी साहब नया पर्दा लगाने के लिए 8 आने खर्च भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे उनकी इज्जत कम हो जाएगी। अंत में जब पुराना पर्दा जो है फटकर गिर जाता है तो बाहर वालों को जो है घर की दयनीय स्थिति का पता चलता है और चौधरी साहब को शर्मिंदगी जो है उठानी पड़ती है। तो इसकी हम कहानी के हम समीक्षा की बात करें तो यही आपकी कहानी है। ठीक है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये निष्कर्ष में हम कहें पर्दा एक जो है कालजयी कहानी है जो सामाजिक यथार्थवाद की कसौटी पर खरी उतरती है। यह हमें सोचने में मजबूर करती है कि क्या झूठी शान, प्रतिष्ठा, मानवीय गरिमा और आवश्यकताओं से बढ़कर है। यशपाल की यह कहानी सामाजिक विसंगतियों को उजागर करने में पूरी तरह से सफल रही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बच्चों कि
कहानी क्या है, कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ है, तो कहानी को भी समझ लीजिए। तो साहित्य की सभी विधाओं में, क्योंकि साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं, ठीक है, जो कि उपन्यास विधा है, आलोचना विधा है, निबंध विधा है, तो साहित्य की सभी विधाओं में जो कहानी है सबसे प्राचीनतम विधा है, मतलब सबसे पुरानी विधा है। या जो है साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसका प्रारंभ मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास के साथ ही माना जाता है। कहानी चूंकि कथन से संबंधित है, अतः मानव ने जब भी कुछ कहना प्रारंभ किया होगा तभी से जो है कहानी प्रारंभ हो गई, कहानी की शुरुआत हो गई। अब यहाँ से इसकी हम यहाँ से अर्थ को समझेंगे बहुत विद्वानों के माध्यम से, तो उसको यहाँ से समझ सकते हैं। जो कि कहानी कथन से संबंधित है, इसमें जो कहने का भाव होता है, अर्थात जो भी कहा जाए वह कहानी है। कहानी जो है, कहानी जो होती है निजी जीवन की एवं जो है दूसरे जीवन की घटनाओं को रोचक बनाकर प्रभावी और कौतूहलपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करने की कला को ही हम कहानी कहा जा सकता है। यहाँ से पाश्चात्य विद्वान हैं जो कि S.G. बेट जी, ये कहते हैं कि कहानी जो है समस्त विधाओं में सबसे अधिक लचीली है। वह जो है आकाश के अनंत विस्तार के नीचे की किसी भी बात से संबंधित हो सकती है। देखो, कहानी किसी भी बात से संबंधित हो सकती है, किसी जो है प्रेम प्रसंग से संबंधित हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है। तो कहानी किसी से संबंधित हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रेम प्रसंग से संबंधित हो सकती है, व्यापार से संबंधित हो सकती है, कोई भी विषय इसका हो सकता है। अगली परिभाषा कविवर रविन्द्रनाथ जी लिखते हैं। इन्होंने कहा कि जीवन का प्रतिक्षण एक सारगर्भित जो है कहानी है। अतः कह सकते हैं कि कहानी एक छोटी सी गद्य रचना है जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण संवेदना प्रधान क्षणों की या जीवन के खंड चित्रों को रोचक, आकर्षण, प्रभावशाली पद्धति से प्रस्तुत कर किसी शाश्वत या मनोवैज्ञानिक तथ्य का उद्घाटन किया जाता है। इसी को भैया हम कहानी कहते हैं। ठीक है, अब कहानी की परिभाषा और भी यहाँ से अज्ञा जी ने लिखा है। कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन क्या है, स्वयं ही अधूरी एक कहानी है। प्रेमचंद जी भी लिखते हैं, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक क्षेत्र या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका जो है कला विन्यास, सब उसी एक भाव को जो है प्रदर्शित और जो है पुष्टि करते हैं। तो कहानी एक ऐसी जो है रमणीक उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल जो है बेल बूटे सजे हुए हैं। मतलब जो है कहानी क्या है, कहानी जो है रमणीक जो है उद्यान नहीं है, मतलब जो है कोई बगीचा नहीं है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिले हैं, बल्कि कहानी क्या है, एक गमला है जिसमें एक ही फूल का जो है मधुर और जो है समन्वित रूप से दृष्टिगोचर होता है। मतलब कहानी क्या है, एक गमला की तरह जिसमें एक ही फूल का उस कह सकते हैं उसका फूल को दर्शाया जाता है, या फिर कह सकते हो उसका वर्चस्व भी कायम रहता है, या फिर कहानी एक ही व्यक्ति पर आधारित रहता है, वैसे भी कह सकते हो। और फिर यहाँ से प्रेमचंद जी की कहानी कला पर आपको संक्षिप्त आपको प्रकाश डालना है तो उसको भी देख लीजिए। तो प्रेमचंद जी की जो कहानी कला है इसमें यथार्थवाद, इन्होंने सामाजिक चेतना, आदर्शों के संगम पर आधारित, जहाँ वे सरल भाषा और जो है पात्र अनुकूल शैली में आम आदमी के जीवन जैसे कि गरीबी, शोषण, मानवीय संवेदनाओं को चित्रित करते हुए इन्होंने जो है चित्रित किया है, जिससे जो है उनकी कहानियाँ जो है सामाजिक समस्याओं को उजागर करती हैं और पाठकों को प्रेरणा देती हैं, जैसे कि कफन, पंचपरमेश्वर, निर्मला में जो है दिखता है। उनकी कला में स्वोद्देश्य और जन सामान्य से जुड़ाव प्रमुख है, जिससे वे साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम जो है बनाते हैं। अब यहाँ से निष्कर्ष में हम कहें तो प्रेमचंद की जो कहानी कला है यह भारतीय जनजीवन की सामूहिक चेतना को आवाज देती है। उन्होंने अपनी कहानियों से साहित्य को जनसाधारण से जोड़ा, सामाजिक यथार्थ को कलात्मक व नैतिक के साथ प्रस्तुत किया, जिसके कारण उनकी कहानियाँ क्या है आज भी प्रासंगिक हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको लिखना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी जो कि मैंने आपको करा दिया है। ज़्यादा कोई भी हम क्वेश्चन को विशेष हमने समझाया नहीं है क्योंकि पेपर आपका लगा हुआ था, केवल मैंने आपको बेस ही समझाया है। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासों में अब इसको विधिवत जो भी क्लासें मैंने समझाई हैं आप देख सकते हैं, और इस सभी क्वेश्चनों को आपको देख के जरूर जाना है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।